हर हर महादेव दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने केदारनाथ यात्रा सीजन 1 के जो हैं 7 एपिसोड बनाए हैं। उनमें केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड हर जानकारी आपको वहां पर दी गई है। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप एपिसोड 1 से लेकर 7 तक देख सकते हैं। आपके वहां पर क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे हर क्वेश्चन का जवाब वहां पर मिल जाएगा। लेकिन वहां पर ना आपके बहुत सारे कमेंट आए कि ये बताइए कि यात्रा में खर्चा कितना आता है। वैसे तो मैं सीजन 1 के एपिसोड में बता चुका हूँ इसके बारे में भी, लेकिन अगर आपको पूरी डिटेल जाननी है, हर छोटी से छोटी चीज़ का खर्चा आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आज हम केदारनाथ यात्रा में आने वाले कुल खर्चे के बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। जैसे बस, ट्रेन, हवाई जहाज, बाइक, कार, टैक्सी, इनमें से किस चीज़ से आए और किससे कितना खर्चा आएगा। घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू, डोली, ये सब कहाँ से और कितने रुपए में मिलते हैं। दिल्ली या अन्य राज्यों से यात्रा कैसे होगी। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, कोटद्वार या नई टिहरी, इनमें से कौन सा रूट आपके लिए ठीक रहेगा। किस मौसम में यात्रा करें, कब सस्ती होगी, कब महंगी होगी, या फिर कब यात्रा करें और कब ना करें। सस्ते में कहाँ और कैसे रुकें। कमरे, होटल, डॉर्मेट्री, कैंप, तंबू, हट वगैरह, इनका रेट क्या है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें आपको पता चलेगी जिससे कि आपकी यात्रा आसान और कम बजट में हो जाएगी। तो टेंशन ना लीजिए भाइयों, आपको यहाँ A to Z सब कुछ जानकारी मिलेगी। चाहे आपका बजट कम हो, मीडियम हो या फिर हाई हो, हम किसी को यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले, सबको साथ लेकर महादेव की यात्रा करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखते समय एक रिक्वेस्ट है कि कृपया धैर्य बनाकर रखिए। मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो या इस तरह का जो भी कुछ होता है, और ना ही मैं आज आपसे कह रहा हूँ आप कुछ मत करना इनमें से, ना ही मैं आपको कह रहा हूँ आप चाहे तो डिसलाइक भी कर देना यार, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको वो सब कुछ जानना है जो हमने अभी पीछे बताया है, तो भैया संयम बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि वीडियो है बहुत लंबी। ये हमारे चैनल की अब तक की सबसे लंबी वीडियो है। इतनी लंबी ये वीडियो इसलिए हो गई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी छूटे। तो आपको तो पता ही है कि हम कोई भी जानकारी बीच में नहीं छोड़ते, हर डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत की है, वो आपको आगे पता चली जाएगा। ठीक है ना भाई, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि केदारनाथ किस मौसम में जाएं, कौन सा महीना किसके लिए ठीक रहेगा। बोले तो बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ दोस्तों, अप्रैल लास्ट से मिड नवंबर तक जो हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट दर्शनों के लिए खुले होते हैं। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। किसी को मानसून पसंद होता है तो किसी को सर्दी गर्मी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ जो मैं आपको मौसम बताऊँ वो सब पर फिट बैठे। इसलिए जब भी आपका मन, बजट और टाइम बने, महादेव के दर्शन करने चले आइए। लेकिन जब हम यहाँ पर बजट की बात कर रहे हैं तो फिर इन महीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका सीधा संबंध पड़ेगा आपके पॉकेट पर, मतलब खर्चे पर। तो मंथली वाइज देख लेते हैं कि किस महीने में क्या होता है। अप्रैल लास्ट, मई और जून, ये महीने होते हैं केदारनाथ यात्रा के पीक सीजन। मतलब इस समय जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यात्रा पर आते हैं, इसलिए खाने से लेकर रहने तक हर चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। और छोटी से छोटी हर चीज़ों के लिए भी कई घंटों तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। मंदिर के दर्शन में भी बहुत लंबी लंबी लाइन में आपको लगना होगा। और साफ कहूँ तो देखिए, अगर आपका बजट कम है और भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है तो फिर अप्रैल लास्ट से जून तक आने से बचें। अब आता है हमारा जुलाई अगस्त। देखिए, ये मौसम होता है मानसून का। बारिश और लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, जिससे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन 2 महीनों में जो है कम ही लोग यात्रा पर आते हैं। ज़्यादातर वही आते हैं जिनको एडवेंचर पसंद होता है या जो ट्रैकर्स होते हैं, और जो मानसून में जो खूबसूरती होती है ना पहाड़ों की, जिनको वो पसंद है, वही लोग इस जो है जुलाई अगस्त में आते हैं। तो जब कम लोग आते हैं तो भैया महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी, तो मई जून के मुकाबले यहाँ चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं। मानसून के बाद है सितंबर अक्टूबर। केदारनाथ यात्रा के लिए जो मेरा फेवरेट मौसम है ना, वो भी है अक्टूबर का। ठीक है, क्योंकि इस दौरान मौसम साफ रहता है और खुशनुमा बना रहता है। ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी। वैसे तो पहाड़ों में बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन सितंबर में जो है ना चांस कम हो जाते हैं, और अक्टूबर में तो बहुत ही ज़्यादा कम। इन दोनों महीने में आपको होटल, कमरे, खाना पीना जो है थोड़ा सस्ता पड़ेगा और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी, जिससे मंदिर में आप आराम से दर्शन कर पाएंगे।
इसलिए अगर आपका बजट कम है और मौसम के हिसाब से आपको अच्छी सेफ यात्रा चाहिए तो सितंबर अक्टूबर आपके लिए बेस्ट है। अब इसके बाद आपके पास बचते हैं 15 दिन नवंबर के लिए, क्योंकि आमतौर पर जो है ना मिड नवंबर तक ये मंदिर बंद हो जाता है दर्शनों के लिए। नवंबर में काफ़ी ठंड होने लगती है और स्नोफॉल का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए इन 15 दिनों में बहुत ही कम यात्री दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन तो बहुत आराम से हो जाएंगे आपको और सब कुछ जो है बहुत सस्ते में भी मिल जाएगा, लेकिन सुविधाओं में कुछ कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि दुकानें जो है सिमटने लगती हैं और केदारनाथ में रहने वाले जो हैं लोग बर्फबारी से बचने के लिए वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, जैसे पिछली वीडियो में कुछ लोगों ने कहा था कि तू डिमोटिवेट कर रहा है। भाई साहब, मैं भोले का भक्त हूँ, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब महादेव के दरबार पहुँचे। तो यहाँ पर जो है मैं सिर्फ आपको ज़रूरी जानकारी बता रहा हूँ जिससे आपका बजट और यात्रा ठीक रहे। सब कुछ आपकी मर्जी पर डिपेंड है, मैं तो सिर्फ मेरा काम है बताना। अब देखिए मैंने यहाँ पर सारे मौसम बता दिए, जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप आ जाइए। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं और वो है कि केदारनाथ जाने का रूट क्या है, मतलब किस रास्ते से हम केदारनाथ जा सकते हैं। ये भी आपके बजट पर जो है असर डालेगा। अब देखिए यहाँ रूट डिसाइड करते वक्त मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए कि कहाँ से शुरू करूँ। इतना बड़ा अपना भारत है यार, अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब के बारे में जो है एक वीडियो में बताना तो मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत भी करनी है, तो एक ना एक जगह तो हमें चुननी होगी ना। तो हमने यहाँ बेस माना है अपने भारत की कैपिटल दिल्ली को। दिल्ली से सोनप्रयाग 441 किलोमीटर है। दिखाने को तो गूगल मैप यहाँ पर 11 घंटे का समय दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब 16 से 18 घंटे आपको आराम से लग जाएंगे। सोनप्रयाग तक की बस या जो भी आपका खुद का वाहन है वहाँ पर जाएगा। इससे आगे जो है आपको वाहन ले जाने की परमिशन नहीं है, केवल लोकल वालों की गाड़ी चलती है शेयरिंग में, जो आपको सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक ले जाती हैं। गौरीकुंड से ही 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। वैसे दोस्तों केदारनाथ रूट के बारे में मैंने सीजन 1 के एपिसोड 1 में कंप्लीट डिटेल दी है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उस एपिसोड को आप देख सकते हैं। तो देखा आपने कि केदारनाथ से पहले हमारी प्राथमिकता है कि दिल्ली से सोनप्रयाग तक कैसे पहुँचे। अगर आपकी चॉइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो भैया कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है दिल्ली से सोनप्रयाग तक डायरेक्ट नहीं पहुँचता। इसके लिए आपको हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार या नई टिहरी वगैरह आपको पहुंचना होगा। इन स्थानों की सोनप्रयाग से दूरी देखते हैं कि ये जो है कितने दूर है सोनप्रयाग से। तो भैया हरिद्वार से सोनप्रयाग है 233 किलोमीटर दूर, ऋषिकेश से 210 किलोमीटर, देहरादून से 247 किलोमीटर और नई टिहरी से है 187 किलोमीटर। गूगल मैप में अगर हम यहाँ देखें तो बहुत कम घंटे दिखा रहा है, लेकिन असल में जो है ना इन स्थानों से सोनप्रयाग तक पहुँचने में आपको 8 से 10 घंटे आराम से लग जाएंगे। इनमें से जो भी आपको जगह ठीक लगे वहाँ पर पहुँच जाइए। ये सारे रास्ते जो है ना धीरे धीरे चलकर एक स्थान पर मिल जाएंगे और वो है देवप्रयाग। इसके आगे वही सेम रास्ता है। देवप्रयाग के बाद श्रीनगर और उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से ना ये आपके सामने जो है 2 रास्ते जा रहे हैं, एक है चमोली से होते हुए जोशीमठ और बद्रीनाथ की तरफ, और दूसरा है अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी फाटा और सोनप्रयाग होते हुए केदारनाथ की तरफ। और अगर बद्रीनाथ से वापस आते वक्त आपको केदारनाथ की यात्रा पर जाना है तो सबसे पहले आपको आना होगा चमोली, जो कि बद्रीनाथ से नीचे की तरफ पड़ता है। फिर चमोली से एक रास्ता जो है गोपेश्वर होते हुए ऊखीमठ में आपको जाकर मिल जाएगा। उसके बाद केदारनाथ के लिए वही सेम रास्ता है। तो इन सब रूटों में से कोई सा भी रूट आप फॉलो कर सकते हैं, सब आपको महादेव के पास ले जाएंगे। इसी बात पर बोलो हर हर महादेव। तो चले अब हम बात शुरू करते हैं बजट की, ठीक है, कि मतलब कितने रुपए हमारे इस केदारनाथ यात्रा में खर्च होने वाले हैं, कितना हमें अपना पर्स ढीला करना पड़ेगा। पर्स क्या ढीला यार, आप महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। देखिए करने को तो आप दिल्ली से केदारनाथ आना जाना जो है 4 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी रहेगी भाग दौड़ कि यार जल्दी चलो इस तरह का, तो आप यात्रा का आनंद नहीं ले पाओगे। तो मेरा मानना यह है कि जब आप बाबा के दरबार जा ही रहे हैं यार, तो फिर दिल्ली टू केदारनाथ आना जाना आप 6 दिन का जो है मानकर चलिए, ठीक है। अगर आप हरिद्वार या उत्तराखंड के आसपास एरिया से आ रहे हैं तो फिर इनमें 2 दिन कम कर लीजिए, उस हिसाब से आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। मतलब ये है कि दिल्ली से आ रहे हैं केदारनाथ आना जाना 6 दिन
और हरिद्वार से आ रहे हैं तो 4 दिन मानकर चलिए। देखिए यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि सबका अपना अपना बजट होता है। खर्च करने को तो आप एक चीज़ के लिए 100 रुपये भी खर्च कर लो या फिर 1000 रुपये भी, सब आपके जो है बजट पर डिपेंड है कि आपके पास कितना पैसा है। जैसे ही आप सुविधा लेंगे वैसे ही आपके पैसे बढ़ेंगे। यहाँ मैं लो, मीडियम और हाई तीनों बजट के बारे में बताऊंगा, जो भी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे उसको चुन लेना। ठीक है भैया। तो फर्स्ट डे हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से, और वो भी ट्रेन से। देखिए अगर आप उत्तराखंड के अलावा भारत के किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या कोटद्वार तो आपको आना ही होगा। इन सभी स्थानों के लिए दिल्ली से जो है डायरेक्ट ट्रेन चलती है। अब अगर यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाने लग गया तो वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको केवल दिल्ली से हरिद्वार चलने वाली ट्रेन की डिटेल दे देते हैं। बाकी स्थानों से भी जो ट्रेन चलेंगी ना, उनका भी टिकट इन्हीं के आसपास है। तो दिल्ली टू हरिद्वार बाई रोड पड़ता है 238 किलोमीटर, जिसमें 4-5 घंटे आपको लग जाएंगे। इस लिस्ट में अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए कि आपको कौन सी सीट चाहिए या आपका बजट कितना है, उसी हिसाब से आप सीट सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ तक ट्रेन की टिकट की बुकिंग की बात है तो वो हो जाती है IRCTC वेबसाइट से। हाँ, लेकिन अगर आपको जाना है तो उससे ना कई दिन पहले एडवांस में टिकट बुक कर लेना, क्योंकि तत्काल में मिलना जो है टिकट बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इस लिस्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती यात्रा करनी है दिल्ली से हरिद्वार, तो जो है आप ले लीजिए 2S का टिकट ऑनलाइन। उसका जो है टिकट 105 रुपये से लेकर जो है 145 तक है। ये एक तरह का जनरल टिकट ही है, बस आपको एक सीट मिल जाएगी। इसके बाद 175 रुपये से 385 रुपये तक आपको मिलेगी स्लीपर सीटें। कम बजट में यही स्लीपर सीट सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि आपको आराम करने के लिए भी पूरी सीट मिल जाएगी और रुपए भी कम लगेंगे। इसके बाद जैसे जैसे आप अपना बजट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे 3rd AC, 2 AC, 1st AC, AC चेयर कार या एग्जीक्यूटिव चेयर कार का टिकट आपके सामने आता रहेगा। ये जो AC है ना, इनका टिकट 505 रुपये से शुरू होता है और 1440 रुपये तक जाता है। तो यार सबके पास इतने रुपए तो होते नहीं कि केवल आप दिल्ली से हरिद्वार के लिए 1450 रुपये खर्च कर दो। तो यहाँ पर हम कम बजट के लिए मानकर चलेंगे स्लीपर का टिकट जो है दिल्ली से हरिद्वार 185 रुपये का। अब अगर ट्रेन से आपकी आने की इच्छा नहीं है तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, बस का ऑप्शन है ना आपके पास। मतलब टाल मटोल कुछ नहीं चलेगा, आपको हम भगवान जी के पास पहुंचा कर ही रहेंगे, चाहे वह बस हो या ट्रेन हो। ठीक है, हाँ सॉरी, अरे मतलब भगवान जी के पास का मतलब ये नहीं कि हम आपको ऊपर पहुंचा देंगे। ये जो केदारनाथ में शिव शंकर जी बैठे हैं ना, उनके पास जाने की बात हो रही है यार। ठीक है ना भाई, कुछ ऐसा वैसा मत समझ लेना यार। हाँ, तो दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार से हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून के लिए जो है बस आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन बुक करनी है तो वही, अगर सरकारी करनी है तो उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट है utc.online.uk.gov.in, इससे आप बुक कर लीजिए या जो है एक टिकट का अंदाज़ा ले लीजिए। इसमें वोल्वो, सुपर लग्जरी, लग्जरी और ऑर्डिनरी जो भी आपकी चॉइस हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ये 450 रुपये से शुरू होकर 800 रुपये तक जाती हैं। तो हम यहाँ दिल्ली से हरिद्वार बस का किराया मान लेते हैं 500 रुपये। टैक्सी की बात करें तो आने को तो आप दिल्ली से हरिद्वार या सोनप्रयाग तक डायरेक्ट टैक्सी से जा सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा ये रहेगा कि आप हरिद्वार तक ट्रेन या बस से पहुंच जाइए और फिर हरिद्वार में आकर ही आप जो है सोनप्रयाग से कोई टैक्सी बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर ड्राइवर उत्तराखंड का होगा या फिर कोई लोकल होगा तो उससे जो है ना रूट की अच्छी तरह से जानकारी होगी और पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी होगा, और आपका किराया भी दिल्ली के मुकाबले यहाँ से कम लगेगा अगर यहाँ से टैक्सी करते हैं तो। इसलिए टैक्सी हरिद्वार आकर ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है यार। और अगर आपकी खुद की गाड़ी या बाइक है तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो मौजा ही मौजा है। बस आपकी जो है ड्राइविंग बढ़िया होनी चाहिए। अगर ड्राइविंग आपकी अच्छी नहीं है तो फिर क्या करें, इसका मतलब कि आप नहीं जा सकते क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो, हमने तो कहा कि आप पहुंचा कर ही रहेंगे हम आपको। तो जो है ना उस केस में अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो उत्तराखंड या हरिद्वार मतलब दोनों एक ही हैं, तो वहाँ से जो है कोई ड्राइवर हायर कर लीजिए, वो आपको जो है लेकर चला जाएगा। अपनी बाइक या कार का जो है दिल्ली टू सोनप्रयाग आना जाना मानकर चलिए आप 500 + 500 मतलब 1000 किलोमीटर। उसके हिसाब से आप एवरेज लगा लीजिए जो भी आपकी बाइक एवरेज दे रही है। मान लो बाइक ने 40 का एवरेज दे दिया, ठीक है, तो 25 लीटर पेट्रोल आपका लग गया 1000 किलोमीटर का। तो 25 लीटर पेट्रोल आज के हिसाब से हुआ 100 रुपये के हिसाब से हुआ 2500 रुपये का।
और कार का एवरेज अगर हम 12 रुपये लगाते हैं तो वो करीब 8,000 रुपये में आपको पड़ेगी कार आपकी खुद की। तो ये इस तरह आपके खुद के वाहन का खर्चा हुआ। हमने ट्रेन, बस और टैक्सी तीनों से बात कर ली। अगर आप इनमें से किसी से भी संतुष्ट नहीं हैं तो क्या, तो फिर ऑप्शन ही क्या है यार, एक ऑप्शन और बचता है भाई साहब, और वो है हवाई जहाज का। लेकिन क्या वाकई में दिल्ली से केदारनाथ तक हवा में आप उड़कर पहुंच सकते हैं क्या? मतलब दिल्ली टू केदारनाथ बाई फ्लाइट संभव है क्या? तो भाई साहब इसका जवाब जो है हाँ और ना दोनों में है। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक जो है आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी, जिसकी 1 महीने पहले भी बुकिंग कराओगे आप तो वो आना जाना हो जाएगा 4 से 4,500 रुपये। इसके बाद देहरादून से केदारनाथ तक जो है कोई फ्लाइट आपके लिए नहीं है, मतलब एयरपोर्ट ही नहीं है तो फ्लाइट कहाँ से होगी यार। फिर भी आपके पास एक ऑप्शन है और वो है हेलीकॉप्टर का। जी हाँ, देहरादून से केदारनाथ तक के लिए जो है ना हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये उड़ना या ना उड़ना एक जैसा ही है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा किराया है आने जाने का 75,000 रुपये। अब मैंगो मैन या मीडियम मैन के लिए इतना जो है इतना ज़्यादा रुपया कहाँ से आएगा? इसका फ़ायदा तो अमीर लोग ही उठा पाएंगे। इसलिए तो मैंने कहा कि जवाब हाँ और ना दोनों में है। जो सक्षम होगा वो देहरादून से केदारनाथ पहुंच जाएगा, 75,000 रुपये में आना जाना कर लेगा, और जो बेचारा हमारी तरह होगा वो जाएगा बाई रोड। खैर चलिए, पहले दिन हम दिल्ली से बस, ट्रेन, टैक्सी या अन्य किसी भी तरीके से पहुंच गए हरिद्वार। रात का हमारा स्टे यहीं पर होगा। तो रहने और खाने पीने की कुछ व्यवस्था तो करनी होगी यार। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही जो है ना रिटायरिंग रूम होते हैं IRCTC के, जिनकी बुकिंग आप IRCTC वेबसाइट से कर सकते हैं। ये काफ़ी सस्ते आपको पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सबके लिए नहीं है, ये मिलते हैं केवल जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। 300 रुपये में आपको यहाँ पर स्टे मिल जाएगा हरिद्वार में। अगर आपको यहाँ पर नहीं रुकना है, होटल में रुकना है, या यहाँ पर होटल नहीं मिला तो आपको जो है ना हरिद्वार में रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, वहाँ अपने हिसाब से देख लीजिए। इनमें 500 रुपये मैं यहाँ पर कमरे के मानकर चल रहा हूँ, और 200 रुपये रात को हरिद्वार में खाना पीना, ठीक है। लेकिन अगर रुकने की व्यवस्था आपको हरिद्वार में और भी सस्ती चाहिए तो फिर भैया आप ले लीजिए डोरमेट्री, वो आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। डोरमेट्री में क्या होता है ना कि बहुत बड़ा हॉल होता है, उसमें कई सारे बेड होते हैं, तो उसमें से कोई भी एक बेड आपको मिल जाएगा, इसलिए ये सस्ता होता है। तो पहले दिन का हम खर्चा जोड़ लेते हैं। दिल्ली से हरिद्वार ट्रेन का हमारा लगा 185 रुपये, हरिद्वार में खाने के हमने लगा लिए 200 रुपये, और कमरा पड़ा हमें 500 रुपये का। तो पहले दिन का टोटल खर्चा हुआ हमारा दिल्ली से हरिद्वार 885 रुपये। अब दूसरे दिन में हमें हरिद्वार से सोनप्रयाग 233 किलोमीटर जाना है। दोस्तों वैसे तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ट्रेन का, पर भैया हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून या कोटद्वार से आगे जो है ट्रेन नहीं जाती, यहीं पर ट्रेन रुक जाएगी। अगर आप आगे की यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है बस का। जिस भी दिन आप हरिद्वार पहुँचें उसी दिन रेलवे स्टेशन के सामने बने बस स्टैंड पर जाइए, और अगले दिन जो है अगले दिन सुबह की हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की एडवांस में बुकिंग कर लें, क्योंकि तत्काल टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए एडवांस बुकिंग करनी ज़रूरी है। चाहे आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन बुक करके आओगे पहले से तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट, जैसे कि मैंने पहले बताया, utconline.uk.gov.in, इससे आप जो है हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने वाली बस की बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको प्राइवेट बुक करनी है तो भैया रेड बस, मेक माई ट्रिप वेबसाइट से भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से आपको किसी भी समय सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी। ये बस काफ़ी कम होती हैं, इसलिए इनका टाइम फिक्स है। हरिद्वार और ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने वाली बस जो है ना सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच चलती हैं, जो डायरेक्ट पहुंचती हैं। अगर इस टाइम के बीच आप नहीं पहुंच पाए तो हो सकता है कि बाद में सोनप्रयाग तक डायरेक्ट बस आपको ना मिले। उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो है कि आप वहाँ से बस पकड़ लीजिए हरिद्वार से। अगर रुद्रप्रयाग तक की भी मिल रही है ना तो उसमें बैठ जाइए, क्योंकि रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग 73 किलोमीटर के लिए आपको जो है फिर वहाँ से बस मिल जाएगी रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट बस चाहिए तो भैया सुबह को जल्दी उठिए, अपनी जो है सुस्ती छोड़ दीजिए बेड पर ही, और झट से पहुँच जाइए बस स्टैंड। किराए को देखें तो उत्तराखंड परिवहन की जो सरकारी बसें होती हैं ना, साधारण बस, उनका किराया है 400 रुपये के आसपास। कुछ प्राइवेट बस भी हैं
जिनकी पुश बैक सीट मतलब जो आराम वाली सीट है ना, उसका चार्ज होता है 600 से 700 रुपये। हरिद्वार से सोनप्रयाग 233 किलोमीटर की इस यात्रा में आपको लग जाएंगे 9 से 10 घंटे। इतनी लंबी यात्रा में आपका खाना पीना भी होगा, तो उसके हम यहाँ ऐड कर लेते हैं 200 रुपये। अगर आपको बस से यात्रा करना पसंद नहीं है तो हरिद्वार से सोनप्रयाग के बीच एक और ऑप्शन है आपके पास, और वो है रेंट की कार मतलब टैक्सी का, जो एक तरफ के लिए 5 से जो है 6,500 रुपये आपसे चार्ज करेंगे, और बाकी डिपेंड करेगा कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं और आप जो है कितने बंदे हैं। लेकिन अगर आपके साथ 4 या उससे ज़्यादा व्यक्ति हैं तो सही यही रहेगा कि आने जाने के लिए हरिद्वार से पर्सनल टैक्सी आप कर लीजिए। हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो ये हरिद्वार टू सोनप्रयाग टैक्सी से 4 दिन का आना जाना दिखा रहा है 11,500 रुपये से शुरू। वैसे ये कोई बिल्कुल फिक्स रेट नहीं है, गाड़ी और दिन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं। हरिद्वार में आप आकर मोल भाव कीजिए। अरे यार, इंडियन हो के जब तक ये ना बोलो कि भाई इतने लगा लो या उतने लगा लो, ठीक लगा लो, जब तक बात हजम नहीं होती, क्योंकि अपन इंडियन है यार। इसलिए सौदेबाजी कीजिए, 10,000 रुपये या उससे भी कम में जो है आपकी बात बन जाएगी हरिद्वार टू सोनप्रयाग। ये मेक माई ट्रिप पर 4 सीटर इंडिका स्विफ्ट है, इसमें 750 किलोमीटर इंक्लूड हैं। इसके बाद अगर गाड़ी चलती है तो फिर वो लेंगे आपसे 11 रुपये प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज। दोस्तों वैसे भी किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 4 सीटर गाड़ी के 12 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर जो है आपका चार्ज लग ही जाता है। इसमें ड्राइवर का खाना, पार्किंग, टोल टैक्स और जो है आप ऐड कर लीजिए। एक बात और, आपकी कार चले या ना चले करीब 300 रुपये आपको पर डे के हिसाब से ड्राइवर को देने होंगे। ये उनका कुछ कंडीशन होती है। कहने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन बुक करें या ऑफलाइन, बुक करने से पहले बात करके पूरी तरह क्लियर कर लीजिए कि भैया उनकी क्या क्या नियम और शर्तें हैं, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। अगर आप सिंगल हैं, आपके साथ कोई नहीं है और बस से जाने की आपकी इच्छा नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? क्या अकेला आदमी कहीं नहीं जा सकता? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, अकेला आदमी तो पूरी दुनिया घूम लेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो भी कार से जा सकते हैं। हरिद्वार में किसी ट्रैवल कंपनी या टैक्सी स्टैंड के पास जाइए और वहाँ पर कहिए कि हमें शेयरिंग कार में जो है सोनप्रयाग जाना है, तो वो आपको दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठा देंगे। उस केस में आपसे चार्ज लिया जाएगा 1,000 से 1,200 रुपये। बस आपको शाम के 4 से 6 बजे के बीच जो है सोनप्रयाग छोड़ देगी। सोनप्रयाग पहुंचते ही सबसे पहले आपको काम करना है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का, अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया है तो, क्योंकि ये काउंटर सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुलते हैं। दरअसल ये रजिस्ट्रेशन जो है ना, परमिशन होती है कि आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इससे रिकॉर्ड रखने में भी इन्हें मदद मिलती है कि कितने यात्री ऊपर गए और कितने वापस आ चुके, ताकि यात्रा सही रूप से चल सके। अगर ऑनलाइन बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसकी वेबसाइट है badrinath-kedarnath.gov.in। इस वेबसाइट से आप जो है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अपना करा लेंगे। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, तो भैया आप हमारा सीजन 1 का एपिसोड 4 देख सकते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर यात्रा कंप्लीट करके वापसी में भी आपको सोनप्रयाग से हरिद्वार बस से ही जाना है, तो भैया सोनप्रयाग में आते ही जो है आप वापसी की भी टिकट एडवांस में बुक करा लें, क्योंकि बाद में टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया। इसके बाद सोनप्रयाग में ही हो चुकी होगी आपको रात, तो आज हम यात्रा नहीं करेंगे, आज हम रुकेंगे यहीं सोनप्रयाग में। तो जब रुकेंगे तो रूम तो लेना होगा ना दोस्तों। मई से जून जो होता है ना, वो पीक सीजन होता है, तो श्रद्धालुओं की संख्या और महंगाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप इस समय आ रहे हैं तो सोनप्रयाग और केदारनाथ में रुकने के लिए जो है एडवांस में होटल की बुकिंग करके आएँ पहले से ही। अगर सरकारी बुक करनी है गढ़वाल मंडल विकास निगम की, तो उसकी वेबसाइट है gmvnonline.gov.in। इससे आप ऑनलाइन होटल, कमरे, डॉर्मेट्री कई दिन पहले ही बुक कर सकते हैं। सीजन के समय सोनप्रयाग में रूम का चार्ज आप मान लीजिए 1,200 रुपये से 2,000 रुपये के आसपास। बाकी लेने का तो आप 20,000 में भी ले लो, उसका क्या रेट, जैसे जैसे आप सुविधा मांगोगे वैसे वैसे रेट बढ़ता जाएगा। पीक सीजन गुजरने पर मतलब जून के बाद जो है ना, यही कमरे आपको 500 से 800 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर कम बजट में ठहरना है तो ऑप्शन चुनिए आप डॉर्मेट्री का। डॉर्मेट्री मैंने तो पहले बता दिया कि क्या होती है। एक बहुत बड़े हॉल में कई सारे बेड होते हैं, तो उनमें से कोई एक बेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनका चार्ज होगा 250 रुपये। 250 रुपये में आपको जो एक बेड मिल जाएगा, आप आराम से सोइए। और अगर इससे भी सस्ती डॉर्मेट्री चाहिए तो फिर भैया बेड की जगह आपको एक बड़े से हॉल में नीचे मिलेंगे गद्दे बिछे हुए। आप नीचे सोइए आराम से, आपको ओढ़ने के लिए कंबल
और एक तकिया दे दिया जाएगा। ये 150 रुपये में आपको मिल जाएंगे, 150 रुपये में। अब डोरमेट्री आपने ले ली तो आपका जो सामान है वो भी तो कहीं ना कहीं रखना होगा ना, तो डोरमेट्री के साथ जो है क्लॉक रूम आपको फ्री में मिल जाते हैं। और अगर आपको सोनप्रयाग में कमरे महंगे लग रहे हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे जो है ना सीतापुर है, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। रूम लेने के बाद आराम से सोनप्रयाग में खाना खाइए। यहाँ खाने की थाली जो है 150 रुपये में ठीक ठाक मिल जाएगी। खाना खाने के बाद आराम से महादेव का नाम लेकर सो जाइए। आप आराम से सोइए, हम इतना जो है दूसरे दिन का कितना खर्चा हुआ उसका हिसाब लगा लेते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग बस का किराया हुआ 400 रुपये, रास्ते में खाना पीने के हमने 200 रुपये, सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री के 250 रुपये और खाना हुआ सोनप्रयाग में रात का 150 रुपये। कुल मिलाकर दूसरे दिन का हमारा बजट आया 1000 रुपये। ठीक है ना भाई, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो मैनेज कर लेना। अब अगले दिन यानी कि यात्रा के तीसरे दिन आप सुबह जल्दी उठिए 4 बजे और नहा धोकर या जो भी आपकी कुछ दैनिक गतिविधि है उसे करके पहुंच जाइए रजिस्ट्रेशन जहां आपने कराया उसके पास, क्योंकि सोनप्रयाग में वहीं से 4 किलोमीटर आगे गौरीकुंड है। उसके लिए आपको शेयरिंग में लोकल टैक्सी, सूमो, बुलेरो वगैरह मिल जाएंगी, जिसका किराया है सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी का 40 रुपये। ये गाड़ी आधे घंटे में आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचा देगी। मान लो कि 5 से 6 बजे भी आप गौरीकुंड पहुंच गए। गौरीकुंड से ही 16 किलोमीटर की केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड में भी जो है आपको धर्मशाला, कमरे, डोरमेट्री वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन हमने एक रात पहले स्टे कर लिया सोनप्रयाग में, तो यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे। यहाँ पहुँचकर अगर आपको कुछ खाना है तो खा लीजिए, अगर नहीं खा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आगे यात्रा में जो है आपको जगह जगह पर कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी। गौरीकुंड में एक काम करिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना 30 रुपये में एक स्टिक मिलती है, मतलब छड़ी, जिसे लेकर आप यात्रा करेंगे और यकीन मानिए कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको यात्रा के दौरान, इसलिए उसको ज़रूर ले लेना। अब दोस्तों चूंकि हम गौरीकुंड पहुँच गए, यहाँ से केदारनाथ 16 किलोमीटर है। कहने को तो 16 ही है, पर असल में जो है ना ये 18 से 19 किलोमीटर है। ठीक है ना। यहाँ से आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो आप पैदल यात्रा कर लीजिए या फिर घोड़े, खच्चरों, डोली, पालकी, कंडी वगैरह से, और तीसरा ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। अरे सॉरी, मतलब हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से नहीं मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो खाना पीना और ठहरने के अलावा आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आराम से चलोगे तो भी आप गौरीकुंड से केदारनाथ 7 से 9 घंटे में पहुँच जाएंगे। ये मैं आराम से बता रहा हूँ, आराम से चलने का टाइम। अगर घोड़े खच्चरों से जाने की इच्छा है तो केदारनाथ तक इनका एक साइड से किराया है 2500 रुपये पर पर्सन, जो 5 से 6 घंटे में आपको छोड़ देंगे केदारनाथ। पिट्ठू और पालकी का चार्ज वजन के हिसाब से लगता है। पिट्ठू का आप मानकर चलिए 5 से 6 हज़ार रुपये और पालकी का 5 से 7,500 रुपये। पालकी भी आपको 6 से 7 घंटे लगाएगी। ये रेट बिल्कुल फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो लिख दिए पत्थर की लकीर है कि इतने रुपए आपको देने होंगे, ऐसी बात नहीं है। आप इनसे बात कीजिए, ये काफ़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, तो वही इंडियन वाली बात आप यहाँ पर दिखाइए, सौदेबाजी कीजिए, रेट कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर ये फिर भी कम नहीं हो रहे हैं तो एक काम कीजिए, गौरीकुंड से कुछ दूर आगे पैदल चले जाइए, वहाँ पर भी रास्ते में जगह जगह पर घोड़े मिलते रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सस्ते आपको मिल जाएंगे। लेकिन हवा में उड़ने की इच्छा है, मतलब हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो इसके लिए ना तो आपको सोनप्रयाग आना है और ना ही आना है गौरीकुंड। आप पहुंच जाइए गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, सीतापुर या अगस्त्यमुनि, इन सभी स्थानों से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस स्थान है ना हेलीकॉप्टर के लिए, वो है फाटा। फाटा सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले आता है। ये पूरी डिटेल आपके सामने है कि कहाँ से कहाँ तक कितने रुपए का चार्ज है। फाटा से केदारनाथ एक तरफ का हेलीकॉप्टर किराया है 2399 रुपये और दोनों तरफ का आना जाना है 4720 रुपये। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा कैसी होती है और कैसा लगता है, कब पहुंचना होता है, मतलब कुछ भी अगर आपको जानना है हेलीकॉप्टर के बारे में तो आप हमारा सीजन 1 का एपिसोड 3 देख सकते हैं। वहाँ पर कंप्लीट जानकारी है कि आपको कैसे यात्रा करनी है हेलीकॉप्टर से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले गौरीकुंड से केदारनाथ 16 किलोमीटर के बीच जो स्थान आते हैं ना, उन पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। वो जगह हैं चिरवासा, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटे लिंचोली, बड़े लिंचोली, छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट और बेस कैंप। इनमें से 2 जगह के अलावा खाने पीने की चीज़ आपको हर जगह मिल जाएगी।
और रात को रुकना है तो भीमबली, लिंचोली, छानी कैंप और बेस कैंप में रुकने की व्यवस्था बनी हुई है। रास्ते में पानी की कमी आपको कहीं महसूस नहीं होगी, बिल्कुल फ्री में नेचुरल वाटर आपको मिलेगा। जगह जगह पर वाटरफॉल आते रहते हैं, तो पानी का खर्चा हमारे यहाँ पर बच गया। अब खाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि भैया कोई रास्ते में सेब या कोई फल थोड़े लगे होंगे जो हम तोड़ के खा लें, खाने के तो पैसे देने होंगे ना। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऊंचाई है तो चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। एक आइडिया से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिलेगी। तो चाय का आपको यहाँ पर देना होगा 25 रुपये, पराठा 50 रुपये, ब्रेड पकौड़ा 30 रुपये, 200 ग्राम पकौड़ी लेनी है तो 50 रुपये के आसपास, और समोसा मिलेगा 20 रुपये। थाली लेनी है तो थाली का चार्ज 150 से 200 रुपये मानकर चलिए। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप। यहाँ से मंदिर 1.5 किलोमीटर है। बेस कैंप से मंदिर तक रहने और खाने पीने की सुविधा थोड़ी बढ़ जाती है रास्ते के मुकाबले। आप चाहें तो यहीं बेस कैंप में रात को स्टे कर लीजिए, या फिर 1.5 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर के पास रुक जाइए। बेस कैंप पर रुकना है तो भैया GMVN बोले तो गढ़वाल मंडल विकास निगम के तंबू, टेंट, कैंप, हट वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी बेस कैंप में, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग के बारे में मैं पीछे 2 बार बता चुका हूँ। GMVNonline.com से बुकिंग होती है। अभी फ़िलहाल केदारनाथ यात्रा बंद है, इसलिए मैं इस वेबसाइट से आपको कमरों का चार्ज नहीं दिखा सकता। इनकी बुकिंग अगर आपको यहाँ पर आना है ना, तो इनकी बुकिंग एडवांस में ही काफ़ी दिन पहले कर आना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पहुँचकर बोले कि भाई साहब हमें कमरा दे दो। अरे जब कमरा सब ऑनलाइन बुक हो गए तो यहाँ पर आकर क्या मिलेगा। यहाँ कई जगह पर जो है ना, टेंट या कैंप वाली 2 तरह की डोरमेट्री बनी है। दोनों में 10-10 व्यक्तियों के रुकने की व्यवस्था है। एक में बेड पड़े होते हैं डोरमेट्री में, जिसका चार्ज पर बेड पर पर्सन है 800 रुपये, और दूसरी में जो है बेड नहीं होते, वो होते हैं नीचे गद्दे बिछे हुए, जिनका चार्ज होता है 300 रुपये। और अगर आपको हट वाली डोरमेट्री चाहिए तो आपको देने होंगे 1000 रुपये। साथ में फैमिली है, मतलब खर्चा बढ़ गया। तो सेपरेट रूम चाहिए तो उसके लिए आपको देने होंगे 5 से 6000 रुपये। जी पर्सन ज़्यादा हैं तो रुपए भी तो ज़्यादा लगेंगे ना। केदारनाथ मंदिर के पास भी काफ़ी सारे होटल बने हैं, जिनमें पीक सीजन के समय किराया हो जाता है होटल का, रूम का 3000 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा है। और ये आसानी से मिलते भी नहीं। ऐसा नहीं है कि महंगा है तो आपको मिल जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है भैया। पीक सीजन में आप 5000 रुपये भी दोगे तो कोई गारंटी नहीं कि आपको रूम मिल जाए। इसलिए तो कह रहा हूँ कि पीक सीजन में जो है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। और यही रूम आपको जून के बाद मिल जाएंगे 600 से 900 रुपये में। देखो क्या होता है असर पीक सीजन का। दोस्तों 18 मई 2019 को आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब केदारनाथ गए थे तो उन्होंने एक गुफा में बैठकर ध्यान लगाया था। उस गुफा को कहते हैं रुद्र मेडिटेशन केव। ये केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पास ही है। अगर आपको इसके पास रुकना है तो इसका चार्ज है 1680 रुपये पर पर्सन का, पर डे का। ये केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो कि गुफा में बैठकर ध्यान लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वैसे ही रात को स्टे करेंगे गुफा में। आपको यहाँ अगर ध्यान लगाओगे तो अच्छा है, ना लगाओगे तो भी क्या, यहाँ पर रुकने की इच्छा है तो 1680 रुपये दे दीजिए। केदारनाथ में डिनर की बात करें तो 200 रुपये में यहाँ पर थाली मिल जाती है, जो आपका पेट आराम से भर देगी। ठीक है, आपका पेट भर गया, अब आप थोड़ा जो है टहल लीजिए। इतना हम तीसरे दिन का हिसाब जोड़ लेते हैं। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी का लगा हमारा 40 रुपये। गौरीकुंड में लकड़ी की जो छड़ी है उसके 30 रुपये। गौरीकुंड से केदारनाथ रास्ते में खाने पीने के 250 रुपये। केदारनाथ में डोरमेट्री के 800 रुपये। फूड के हमने खा लिए 300 रुपये, मतलब 300 रुपये का खा लिया। तो इस तरह डे 3 यानी कि तीसरे दिन हमारी यात्रा का कुल खर्चा हुआ सोनप्रयाग से केदारनाथ 1420 रुपये। शाम को केदारनाथ मंदिर में दर्शन करके आप शाम के 6 बजे यहाँ पर जो आरती होती है वहाँ पर बैठ जाइए। मंदिर रात के 8 से 9 बजे तक खुलता है। इसके बाद कमरे में आकर भोलेनाथ जी का नाम जप कर आराम से सो जाइए। चौथे दिन की आप सुबह जल्दी उठिए और नहा धोकर मंदिर पहुँच जाइए। वहाँ 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रसाद मिलता है। प्रसाद में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, इसलिए यहाँ पर रेट अलग अलग हैं। केदारनाथ मंदिर के अच्छी तरह से दर्शन कीजिए। वहाँ शांत मन से बैठकर महादेव का ध्यान करें। उनसे कहें कि हे भोले, मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं बल्कि तुझसे मिलने आया हूँ रे भगवान। सच में दोस्तों, उनका ध्यान करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा।
मन करेगा कि वहाँ कई घंटों तक ऐसे ही मंदिर को देखते रहें। इसके बाद जब आपको लगे कि हाँ, हम महादेव से ठीक ठाक मिल लिए, ठीक ठाक बातें कर ली, पर्याप्त समय मिल गया आपको, तो फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए केदारनाथ में, जो कि 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैगी, पराठे, चाय, हलवा वगैरह कुछ जो भी आपको लेना है वो 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आपको फ्री में खाना है, मतलब भंडारा ढूंढ रहे हैं, तो फिर वो जो है ना, केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी है, उसके ऊपर पुल बना है, तो साइड में कुछ जगह है नदी के पास, वहाँ पर भंडारा चलता रहता है। देख लीजिए कि उस समय भंडारा चल रहा है या नहीं। इसके बाद जैसे ही आपका खाना पीना हो जाए तो केदारनाथ से गौरीकुंड की ओर वापसी की यात्रा आप शुरू कर दें। नीचे की तरफ आने में भी जो है ना काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ढलान है तो आप आराम से लुढ़क कर आ जाएंगे। अरे भैया, बहुत संभाल कर पैर रखने होते हैं। तो 5 से 6 घंटे का समय तो आप मान कर चलिए। रास्ते में खाने की बात करें तो 200 रुपये का खा लेंगे आप। अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। तो गौरीकुंड से 40 रुपये शेयरिंग टैक्सी में दीजिए और पहुंच जाइए सोनप्रयाग। अब क्योंकि शाम हो चुकी है तो रात का स्टे हमें सोनप्रयाग में ही करना है। जैसे कि पहले बताया कि सोनप्रयाग में डॉर्मेट्री 250 रुपये में और खाना 150 रुपये में। तो आप यहाँ पर आराम से खाइए। मान लो अगर आपको प्रसाद लेना है तो 100 रुपये, ब्रेकफास्ट 150 रुपये, केदारनाथ से गौरीकुंड यात्रा में खाना 200 और गौरीकुंड से सोनप्रयाग शेयरिंग में टैक्सी का 40 रुपये। सोनप्रयाग में पहुंचने पर 250 रुपये में डॉर्मेट्री, खाना 150 रुपये। तो चौथे दिन का हमारा कुल खर्चा हुआ 890 रुपये। अब अगली सुबह हमारी शुरू हो जाएगी, यानी कि 5वां दिन। जल्दी उठिए और सोनप्रयाग से हरिद्वार तक जाने वाली जो बस है उसमें आप बैठ जाइए, या फिर जिस भी वाहन से आप सोनप्रयाग पहुँचे हैं उसी से वापस हरिद्वार के लिए निकल जाइए। बस का किराया हमने पहले 400 रुपये ऐड किया था, तो यहाँ भी 400 रुपये लगाएंगे। रास्ते में मान लिया आप कितना रुपये खा लोगे, मतलब कितने रुपए का खाना खा लोगे, 200 मान लेते हैं। अब हम पहुँच गए हरि की नगरी हरिद्वार। हरिद्वार में चूँकि आप शाम को पहुँचोगे रात के टाइम, तो यहाँ पर आपको रुकना होगा। तो हरिद्वार में हमने कमरा मान लिया 500 रुपये और खाने के 200 रुपये डिनर में। तो 5वें दिन का हमारा खर्चा हुआ, यहाँ पर सब जोड़ लेते हैं तो वो हुआ 1300 रुपये। और 6 डे में हम निकलेंगे लास्ट दिन हरिद्वार से दिल्ली की ओर बाई ट्रेन, जिसमें स्लीपर का किराया 185 रुपये और रास्ते का खाना है 150 रुपये। तो छठे दिन का हमारा खर्चा हुआ 335 रुपये। ठीक है भाई साहब, हमारी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट हो गई। अब दोबारा से सबको डे वाइज एक साथ लेकर हम यहाँ पर जोड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कम बजट की। जैसे कि दिल्ली से हरिद्वार गए हम बाई बस या ट्रेन, फिर हरिद्वार से सोनप्रयाग बाई बस, और गौरीकुंड से हमने यात्रा की पैदल 16 किलोमीटर की, कोई घोड़े खच्चर या हेलीकॉप्टर नहीं। तो हम जो है पहला कम बजट को देखते हैं, कितना रुपये हमारा खर्चा हुआ डे वाइज, और फिर जो भी टोटल खर्चा आएगा ना पैदल का, वही हमारा बेस होगा। उसी के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि कितने रुपए हमारे घोड़े खच्चर के लगेंगे, कितने हेलीकॉप्टर के, या जो भी कुछ दूसरा खर्चा है। तो बेस यही रहेगा हमारा पैदल यात्रा का, जितना भी खर्चा आएगा। तो डे 1 में हमारा है दिल्ली से हरिद्वार। ट्रेन मिल गई हमें 185 रुपये। अब हरिद्वार पहुंचकर खाना खा लिया 200 रुपये, रूम के 500 रुपये। डे 1 का टोटल हुआ 885 रुपये। डे 2 में हम पहुंचेंगे हरिद्वार से सोनप्रयाग, बस का 400, फूड का 200। सोनप्रयाग पहुंचकर हमने डॉर्मेट्री ले ली 250 रुपये, फूड का हो गया 150। तो ये टोटल हुआ डे 2 का 1000 रुपये। डे 3 में सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच, तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी का 40 रुपये, हमने छड़ी जो ली है लकड़ी की उसका 30 रुपये। गौरीकुंड टू केदारनाथ फूड, मतलब रास्ते का फूड 250 रुपये। अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ। तो केदारनाथ में डॉर्मेट्री का 800 रुपये, फूड का 300 रुपये। तो यहाँ पर डे 3 में अगर हम खर्चा जोड़ें तो वो है हमारे 1420 रुपये। डे 4 अगर आपको प्रसाद लेना है केदारनाथ में तो 100 रुपये, ब्रेकफास्ट 150, केदारनाथ से गौरीकुंड यात्रा में खाना 200 रुपये, और गौरीकुंड से सोनप्रयाग शेयरिंग टैक्सी 40 रुपये। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद 250 रुपये में आपने ले लिया डॉर्मेट्री और 150 रुपये में हो गया खाना। तो चौथे दिन का हमारा कुल खर्चा हुआ 890 रुपये। डे 5 में हम पहुंचेंगे सोनप्रयाग से हरिद्वार, तो बस का हुआ 400 रुपये और खाने का 200 रुपये। हरिद्वार अब हम पहुंच गए, वहाँ पर हमको रूम लेना है। रूम है 500 रुपये का और खाना पड़ा हमारा रात का डिनर 200 रुपये। तो डे 5 का हुआ 1300 रुपये। डे 6 में हम पहुंचेंगे हरिद्वार से दिल्ली वापसी। ठीक है, चूँकि हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई। तो ट्रेन का 185 रुपये, फूड का 150 रुपये, टोटल हुआ डे 6 335 रुपये।
तो दोस्तों अगर हम पैदल यात्रा करते हैं तो दिल्ली से केदारनाथ आना जाना 6 दिन की यात्रा का टोटल हुआ 5,830 रुपये। मोटा मोटा 6,000 रुपये आप लगा लीजिए। अगर दिल्ली और 6 दिन के हिसाब से देखें तो ये खर्चा इतना ज़्यादा भी नहीं है यार। और अगर आप डायरेक्ट हरिद्वार या उसके आसपास से आ रहे हैं तो इस 6 दिन में से 2 दिन निकाल दीजिए, मतलब 4 दिन का आपका पड़ेगा हरिद्वार से केदारनाथ यात्रा आना जाना लगभग 4,000 रुपये के आसपास। सही है ना, इसलिए तो पैदल यात्रा सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते, घोड़ों खच्चरों से यात्रा करनी है, तो गौरीकुंड से केदारनाथ जो जाने का है ना घोड़े खच्चरों का, उसका लगता है 2,500 रुपये और वापस उसका है 1,700 रुपये। अब ये दोनों जो है ना खर्चे ये जुड़ेंगे यात्रा के सामान्य बजट यानी कि 5,830 रुपये में। तो घोड़े खच्चरों से केदारनाथ यात्रा पड़ेगी आपको 10,030 रुपये में। चलिए, जब सब ऑप्शन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर का भी देख लेते हैं। तो फाटा से केदारनाथ आने जाने का हेलीकॉप्टर किराया है 4,720 रुपये। ये 4,720 रुपये पैदल यात्रा के 5,830 रुपये में ऐड तो होंगे, पर भैया हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो दिन भी कम लगेंगे, और जब दिन कम लगेंगे तो खर्चा भी कम होगा। तो अगर हम 1,500 रुपये भी निकाल लेते हैं तो हेलीकॉप्टर से यात्रा का खर्चा आएगा 9,050 रुपये। मतलब 9 से 10,000 रुपये के आसपास मान लीजिए हेलीकॉप्टर से अगर यात्रा करनी है तो देखिए हेलीकॉप्टर जो है आपको घोड़ों खच्चरों से भी सस्ता पड़ गया। अब देखिए लास्ट बात कर लेते हैं हम बाइक या कार, मतलब अगर आपकी खुद की बाइक या कार से आ रहे हैं आप केदारनाथ तो उसका कितना खर्चा आएगा। देखिए इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दिल्ली से सोनप्रयाग हमने माना है 1,000 किलोमीटर, तो बाइक का 40 के हिसाब से भी एवरेज लगाओगे तो आपका तेल फूक जाएगा 25 लीटर। तो 25 लीटर 100 रुपये के हिसाब से हुआ 2,500 रुपये, और कार का 12 का एवरेज लगाते हैं तो उसका पेट्रोल का खर्चा हुआ 8,000 रुपये के आसपास। अब जब बाइक या कार से आप आएंगे तो भैया फिर बस और ट्रेन का जो हमारा खर्चा हुआ है 1,170 रुपये का, वो भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो 5,830 में से हम 1,170 रुपये निकाल देंगे तो ये हुआ 4,660 रुपये। अब इसमें बाइक का 2,500 रुपये हम और ऐड कर देते हैं दिल्ली से सोनप्रयाग, तो ये सब जोड़कर बैठता है 7,160 रुपये। मतलब 7,000 रुपये के आसपास आप दिल्ली से सोनप्रयाग तक बाइक से आना जाना कर देंगे 6 दिन का। सही है। और यही सेम हिसाब अगर आप कार से आ रहे हैं तो 4,660 रुपये और प्लस 8,000 रुपये आपके लगे कार का पेट्रोल, तो लगभग 12,500 रुपये आपका इसका किराया लग जाएगा कार का, 12,660 रुपये। तो देखिए हेलीकॉप्टर हो, पैदल हो, घोड़े खच्चर हो, कार हो, बाइक हो, सबका हमने यहाँ पर बता दिया। आपका जो भी आ रहे हैं जिससे भी आप उस हिसाब से देख लीजिए। अरे भाई साहब सब कुछ छोड़िए, पहले ये बताइए कि यहाँ पर मैंने जो बताया है वीडियो में वो आपको समझ तो आया है या ना, मतलब कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अब यार इसमें इतने सारा डाटा है, इतने आंकड़े हैं, इतना संख्या है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मामला इधर उधर हो जाए। इसलिए मैंने सब कुछ जो है आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, या बाद में भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसी हिसाब से देख लेना। तो मित्रों ये थी अपनी 6 दिन की दिल्ली से केदारनाथ आने जाने की यात्रा। ये खर्चा हमने जो बताया है ना, ये कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, जो हमने बता दिया उतना ही खर्चा होगा। देखिए हिसाब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है समय के हिसाब से, या जो भी आप कुछ सुविधा ले रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा बताया है कि अगर कुछ चेंज भी होता है ना तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर हमसे कोई बात छूट गई हो, या कोई हमारा खर्चा ऐड करने से रह गया हो, या फिर हमसे जाने अनजाने में कहीं से कुछ गलती हो गई हो, तो माफ़ कर देना यार दोस्तों। मेहनत तो बहुत की है हमने वीडियो बनाने में। तो जो भी आपका कुछ सवाल हो, सुझाव हो, शिकायत हो, वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में भर दीजिए निसंकोच, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। और अगर आपको ऐसी ही टोटल खर्चे की वीडियो माता वैष्णो देवी यात्रा के बारे में भी चाहिए तो कमेंट में वो भी आप बता दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय केदार, जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी और हर हर महादेव। तो मित्रों कुछ इस तरह से मैंने अपनी ये केदारनाथ वाली वीडियो एडिट की है। अगर आपको आगे भी जानना है कि मेरी इतनी लंबी वीडियो फाइनल एडिट के बाद सॉफ्टवेयर में कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या हुआ होता है, तो कमेंट में आप बता सकते हैं। वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर का जवाब ना में ही होगा, फिर भी भैया इसमें तो मैंने डाल ही दिया।